वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। मेरा नाम है कीर्ति। तो आज से हम नवोदय विद्यालय और CHO एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो रेडी किए गए हैं, जिसमें आपको पर डे क्लास रहेगी। तो जो भी लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन को ज़रूर प्रेस करें। और जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम होने वाले हैं उनकी प्रिपरेशन के लिए आप चैनल पर तो साथ में जुड़े हुए हैं, बट ऐप है हमारी जो ऑफिशियल ऐप मेडिकल एंड नर्सेस हब ऐप लॉन्च कर दी गई है। प्लीज़ प्ले स्टोर में जाकर उसको डाउनलोड कीजिए एंड आपको वहाँ पर क्विज खेलने को मिलेंगे। जो क्विज यहाँ पर ऐड किए गए हैं हमारे वीडियो में, उससे अच्छे और इसी वीडियो के क्विज भी वहाँ पर ऐड किए गए हैं। तो आप लोग उनमें अपना चैलेंजिंग टेस्ट भी चेक कर सकते हैं कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं कितने नहीं। सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, तो वो चीज़ें भी ऑफिशियल ऐप है, आपको प्ले स्टोर में इस टाइप से शो होगी। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, तो वहाँ से आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इस ऐप में आपके लिए खास चीज़ क्या रहने वाली है, स्पेशल चीज़ क्या रहने वाली है। तो यहाँ पर आपको पोलिंग दी जाएगी, एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, आप कितने % लोग यहाँ पर सही आंसर देते हैं वो रहेगा। पोस्ट जो होम पेज रहेगा वहाँ पर आपको ये चीज़ें शो होंगी। तो जो भी लोग डाउनलोड करें प्लीज़ पूरे पेज चेक कर सकते हैं कि आपको यहाँ पर क्या क्या अवेलेबल होगा। जो भी अपकमिंग वैकेंसी आती है उनके नोटिफिकेशन दिए जाएंगे। एंड यहाँ पर चैलेंजिंग क्विज रहेगा कि आप अपना चैलेंज किस टाइप से है, जो क्वेश्चन है जो किस टाइप से खेल सकते हैं। सैम्पल टेस्ट ले सकते हैं, फिर कंटिन्यू करके आप अपने क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। एडवांस्ड क्वेश्चन यहाँ पर अपडेट किए जा रहे हैं। सेकंड कैटेगरी है यहाँ पर सॉप। तो सॉप में आपको पूरी PDF अवेलेबल रहेगी। यदि यहाँ पर रेलवे RRB स्टाफ नर्स पेपर लिखा है तो यहाँ पर 2019 में जो पेपर हुए थे वो, उनके साथ साथ 5 से 6 जगह अलग अलग जगह रेलवे के पेपर हुए वो यहाँ पर ऐड किए हुए हैं। UPPSC के पेपर ऐड हैं जो 2017 में हुआ था और जो अभी 2020-21 में हुआ है। एंड CHO के पेपर अवेलेबल हैं, सभी पेपर अवेलेबल हैं, चाहे वो NHM के हों कहीं के भी पेपर हों। एंड देन आपने कितने लोगों ने जो लीडर बोर्ड है वो भी यहाँ पे ऐड किया हो, कितने लोगों की कितनी स्कोरिंग भी यहाँ पर आपको शो होगी। अब मेन एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ ऐड की गई है आपके लिए वो ये है कि आप इस ऐप में सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। इनकेस आप PDF परचेस नहीं करना चाहते हैं तो आप पूरे 6 महीने के लिए 1 साल के लिए वन टाइम पेमेंट देके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इवन 1 मंथ के लिए भी आप ले सकते हैं। तो यदि 1 मंथ वाले जो सब्सक्रिप्शन लेंगे 199 रुपीज़ में, तो आपको यहाँ पर जितनी PDF अभी जितनी अपडेट है, इवन जो सॉफ्ट कैटेगरी में भी है वो PDF, और जो अब अपकमिंग टाइम में इवन 1 मंथ में कितनी भी PDF अपडेट की जाएंगी वो पूरी PDF आप रीड कर सकते हैं। 1 मंथ वालों को डाउनलोड एक्सेस नहीं दिया गया है, बट जो भी लोग 6 महीने या 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, प्लान लेते हैं, तो उनको बहुत ही ज़्यादा सस्ता पड़ने वाला है। यदि 6 महीने का लेते हैं तो आपको 83 रुपये पर मंथ पड़ेगा, और 1 साल का लेते हैं तो 75 रुपये पर मंथ। बहुत ही कम रेट में आपके लिए पूरी PDF, मॉडल पेपर, हर एक चैलेंजिंग क्विज के रिजल्ट्स हैं, ऑल ओवर चीज़ों का एक्सेस आपको ओपन हो जाएगा। और आप लोग जितनी भी PDF से मतलब मेरा यहाँ पर वो है कि जो भी PDF यहाँ पे ऐड की जाएंगी, चाहे वो सॉफ्ट कैटेगरी में, यदि आपने 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लिया, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लिया आपने 899 रुपये में, तो आपको यहाँ पर जो PDF है 25 इवन यहाँ पर 100 क्वेश्चन पेपर तक ऐड कर दिए गए हैं। जो यहाँ पर यदि 280 रुपये की ये PDF दिख रही है आपको, तो यहाँ पर आपके एटलीस्ट 25 पेपर तक ऐड होंगे। यदि यहाँ पर UPNHM की बात की जा रही है तो यहाँ पर जो 4 पेपर रिसेंट में 11 दिसंबर और 4 दिसंबर को हुए वो DSS भी ऑल ओवर। और इवन ये इतने ही नहीं, यदि आप 6 महीने या 12 महीने की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो अब जितने भी अपकमिंग टाइम में जो प्रीवियस पेपर हैं वो तो यहाँ पर ऐड किए ही जा रहे हैं। यदि आपके अपकमिंग टाइम में जो भी एग्ज़ाम होंगे वो भी यहाँ पर आपको ऐड कर दिए जाएंगे। तो 1 साल तक की लेंगे तो 1 साल तक आप 1 साल तक में वो लास्ट डे तक जो भी पेपर होगा वो भी आपको यहाँ पर अवेलेबल करवाया जाएगा। और 6 महीने वालों को है जो 6 महीने तक एज यू विश आप जो भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड कीजिए, आप अपने रिव्यू दीजिए। एंड सब्सक्रिप्शन प्लान है जो आप ले सकते हैं, जिससे आपको इजीली 6 महीने या 12 महीने तक हर एक कंटेंट है जो अवेलेबल करवाया जाए। जितनी PDF अभी यहाँ पर है उससे 20 से 25 गुना PDF तक यहाँ पर, क्योंकि डेली 10-10 PDF ऐड की जा रही हैं, तो वो आपको अवेलेबल होती रहेंगी 6 महीने 12 महीने तक। चलिए आज की
तो यहाँ पर जो स्पेशल क्लास फर्स्ट रहेगी जिनका नवोदय, CHO, DMER या फिर अदर स्टेट के लिए स्टाफ नर्स का पेपर होता है, गुजरात वालों का पेपर भी अपकमिंग टाइम में, उन सभी के लिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो एंड तक ज़रूर बने रहें। जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐप को डाउनलोड करें, उसका जो भी आपको जितने भी क्विज खेलना चाहते हैं वो यहाँ पर खेल सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्लॉटिंग ऑफ पार्टोग्राफ शुड स्टार्ट एट। तो जो पार्टोग्राफ किया जाता है तो ये कब स्टार्ट किया जाता है? प्रेगनेंसी में जो लेबर के टाइम पर पार्टोग्राफ स्टार्ट किया जाता है तो ये कब किया जाता है? ऑप्शन में है एक्टिव फेज ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, लेटेंट फेज ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर या फिर थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। तो यहाँ पर जो पार्टोग्राफ है कब है, जो किस स्टेज से स्टार्ट किया जाता है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट जो यहाँ पर इसका आंसर आप लोग पुट कीजिए कि कौन सा आंसर इसका सही होगा कि पार्टोग्राफ कब किया जाता है, एक्टिव में, लेटेंट फेज में या फिर सेकंड स्टेज में और थर्ड स्टेज में। तो हो सकता है आपको एग्जाम में फर्स्ट स्टेज, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पूछ लें या फिर इस टाइप से पूछे कि फर्स्ट स्टेज की एक्टिव फेज में कि सेकंड फर्स्ट स्टेज की लेटेंट फेज में। तो पार्टोग्राफ है जो किया जाता है जब एक्टिव फेज में जो सर्विक्स मोर देन 4 सेंटीमीटर है जो डायलेट हो जाए तब पार्टोग्राफ है जो किया जाता है। और इसमें क्या क्या चीज़ें असिस की जाती हैं वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो पार्टोग्राफ कब किया जाता है? क्वेश्चन था प्लॉटिंग ऑफ पार्टोग्राफ शुड स्टार्टेड। तो पार्टोग्राफ कब किया जाता है? एक्टिव फेज ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। यदि आपको यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन ना भी आए, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कितने सेंटीमीटर सर्विक्स डायलेट होने के बाद पार्टोग्राफ किया जाएगा, तो मोर देन 4 सेंटीमीटर। जब सर्विक्स 4 सेंटीमीटर तक डायलेट हो जाए तब पार्टोग्राफ है जो किया जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए पार्टोग्राफ में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड रहेंगी। तो पार्टोग्राफ में जो रिकॉर्डिंग स्टार्ट की जाती है वो होती है व्हेन द लेबर इज इन एक्टिव फर्स्ट स्टेज ऑफ 4 सेंटीमीटर और अबव। तो एक्टिव फर्स्ट स्टेज में 4 सेंटीमीटर या फिर ज़्यादा सर्विक्स डायलेट हो जाए तब है जो पार्टोग्राफ किया जाता है, जिसमें सर्वाइकल डायलिटेशन, डिसेंट ऑफ द फीटल हेड, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है जो असिस्ट किए जाते हैं कि लेबर की प्रोग्रेस क्या है। लेबर की प्रोग्रेस का मतलब है कि सर्विक्स किस तरीके से डायलेट हो रही है, फीटल हेड कितना डिसेंट हो गया है और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कैसे आ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपरली आ रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पर जो पार्टोग्राफ है इसके कंपोनेंट यदि एग्जाम में आते हैं तो आपको याद रखना है कि सर्वाइकल डायलिटेशन, फीटल हेड कितने डिसेंट हुआ है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन असिस्ट किए जाते हैं। फिर यहाँ पर जो इमेज दिख रही हैं आपको पार्टोग्राम है, यही चीज़ें यहाँ पर चेक की जाती हैं। तो मदर इन्फॉर्मेशन जो एक पेपर टाइप से आपको रहेगा जिसमें आपको सभी चीज़ें फिलअप करनी होती हैं, मदर की इन्फॉर्मेशन। सेकंड आता है फीटल वेलबींग, बच्चे की जो हार्ट रेट है, कैरेक्टर ऑफ लिक्वर है और मॉडलिंग है किस टाइप से, फीटल वेलबींग में ये चीज़ें आ जाएंगी। लेबर की प्रोग्रेस, लेबर प्रोग्रेस है जो चेक की जा रही है पार्टोग्राफ में, तो इसमें डायलिटेशन, डिसेंट और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है जो इंक्लूड होंगे। मेडिकेशन वाला जो सेक्शन होगा इसमें ऑक्सीटोसिन और पेन रिलीफ, पैथिडीन है जो लिखी जाएंगी। और मैटरनल वेलबींग में ब्लड प्रेशर, पल्स, टेम्परेचर, यूरिन एल्ब्यूमिन, ग्लूकोज, एसीटोन और यूरिन आउटपुट है जो चेक की जाएगी। बट तो ये तो यहाँ पर कंपोनेंट्स हो गए, पूरे कंपोनेंट्स हो गए। यदि आपको ओनली एग्जाम में इस तरीके से आता है कि क्या मेन चेक होता है इसमें, तो फीटल हार्ट रेट, लिक्वर के साथ साथ यहाँ पर 3 चीज़ें होती सर्वाइकल डायलिटेशन, फीटल हेड डिसेंडिंग एंड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट है और यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि पार्टोग्राफ की खोज किसने की थी। तो पार्टोग्राफ को पहली बार इंट्रोड्यूस किया था फ्राइडमैन ने 1954 में। फिर इसमें कुछ कॉन्सेप्ट चेंज किए गए थे, फिलपोर्ट एंड कैसल ने इसमें कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो चेंज किए थे। बट यहाँ पर एग्जाम में जनरली क्वेश्चन यही आता, खोज डिस्कवरी किसने की थी, तो फ्राइडमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर परपीरियम स्टार्ट्स विथ। तो जो परपीरियम पीरियड होता है कब स्टार्ट होता है? एक्सपल्सन ऑफ फीटस, एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा, इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग या फिर ऑनसेट ऑफ लेबर। तो यहाँ पर आपको है जो स्टेज भी समझ सकते हैं आप कि परपीरियम किस स्टेज से स्टार्ट होगा, तो वो होता है 4th स्टेज ऑफ लेबर से। बट यहाँ पर
परपीरियम पीरियड की बात की जा रही है तो स्टार्टिंग फेज कब है यहाँ पर, एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा से। कब से, जब प्लेसेंटा एक्सपेल्ड आउट हो जाता है उसके बाद से है जो परपीरियम स्टार्ट होता है। अब परपीरियम के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो पता है आपको कि प्लेसेंटा एक्सपेल्ड आउट हुआ देन परपीरियम फेज है जो स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर जो परपीरियम पीरियड होता है वो होता है 6 वीक तक का, द पीरियड ऑफ अबाउट 6 वीक आफ्टर चाइल्ड बर्थ ड्यूरिंग विच द मदर्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिटर्न टू देयर ओरिजिनल नॉन प्रेग्नेंट कंडीशन। जो परपीरियम पीरियड होता है इसमें ये ड्यूरेशन पूछते हैं तो 6 वीक का, आफ्टर प्लेसेंटा डिलीवर होने के बाद से जो टाइम पीरियड होता है 6 वीक तक का, वो क्या कहलाता है, परपीरियम पीरियड। अब परपीरियम पीरियड से आपको इतना इजी क्वेश्चन तो नहीं आएंगे एग्जाम में, हो सकता है परपीरियम डिले भी पूछ सकते हैं, इनकी स्टेज भी पूछ सकते हैं परपीरियम की, या फिर जो ऑर्गन रिवर्ट हो रहे हैं उनको क्या कहेंगे, लोचिया भी आ सकता है। तो परपीरियम, यदि आपको कोई एग्जाम का सिलेबस में परपीरियम वर्ड ही ऐड है तो वहाँ पे आपको समझ जाना चाहिए लोचिया, परपीरियम सेप्सिस, परपीरियम पैरेक्सिया, और परपीरियम में जो भी बॉडी रिवर्ट होती है, इन्वोल्यूशन, सब इन्वोल्यूशन, ये सभी चीज़ें इसी में ऐड हो जाएंगी। तो हम नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि परपीरियम पीरियड हो गया 6 महीने तक का, सॉरी 6 वीक का, चाइल्ड बर्थ अप टू 6 वीक। फिर यहाँ पर एक प्रोसेस होती है इन्वोल्यूशन, दो होती हैं एक्चुअल में, सब इन्वोल्यूशन और इन्वोल्यूशन। तो इन्वोल्यूशन प्रोसेस होती है दैट मीन्स द प्रोसेस बाय विच द यूट्रस इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम प्रेग्नेंट टू नॉन प्रेग्नेंट स्टेट। तो परपीरियम पीरियड में जो इन्वोल्यूशन की प्रोसेस होती है कि बेबी डिलीवर हो गया, प्लेसेंटा डिलीवर हो गया, उसके बाद आपकी जो यूट्रस है और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या हो रहे हैं, प्रेग्नेंट स्टेज से नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में कन्वर्ट होंगे, तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, इन्वोल्यूशन। यदि जब यही ऑर्गन क्या हो, जब जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यूट्रस है, क्या नहीं हो पा रही है, वापस से रिवर्ट नहीं हो पा रही है नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में, जब ये प्रोसेस कहलाती है सब इन्वोल्यूशन, दैट मीन्स। और सब इन्वोल्यूशन का मेन रीजन होता है एटोनिसिटी ऑफ द यूट्रस। क्या होता है, एटोनिसिटी ऑफ द यूट्रस, या तो वीक मसल्स है यूट्रस की, या फिर पुअर ब्लड सप्लाई हो रही है, या फिर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई है, तो क्या हो जाता है सब इन्वोल्यूशन का मेन कॉज। तो यहाँ पर जब ऐसी प्रोसेस, जब यूट्रस और जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ट्रांसफर होते हैं प्रेग्नेंट स्टेज से नॉन प्रेग्नेंट में, तो वो प्रोसेस है इन्वोल्यूशन। और जब ये नहीं हो पाते हैं तो ये क्या कहलाती है, सब इन्वोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच स्टेज ऑफ परपीरियम पीरियड इज कॉल्ड रिमोट स्टेज। तो वही मैंने आपको बताया कि सिंपल क्वेश्चन नहीं आएंगे परपीरियम से, यदि आपके अब अपकमिंग एग्जाम में एडवांस्ड क्वेश्चन आते जा रहे हैं। तो परपीरियम पीरियड में रिमोट स्टेज कब कही जाती है, ऑप्शन में विदिन 24 आवर आफ्टर चाइल्ड बर्थ, अर्ली अप टू 7 डेज, अप टू 6 वीक, या फिर डी नन ऑफ दी अबव। परपीरियम पीरियड में रिमोट स्टेज कब कही जाती है, तो यहाँ पर जो लास्ट स्टेज होती है वो कहलाती है क्या, रिमोट स्टेज ऑफ परपीरियम, जो कि अप टू 6 वीक तक की रहेगी। कब तक की, अप टू 6 वीक तक की। 3 स्टेज होती हैं, जो पोस्टपार्टम पीरियड होता है, परपीरियम पीरियड होता है, 3 स्टेज होती हैं इसकी, इमीडिएट परपीरियम, अर्ली परपीरियम, या फिर रिमोट परपीरियम। तो जो जो इमीडिएट परपीरियम पीरियड होता है फर्स्ट 24 आवर आफ्टर द पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब होता है गिविंग द बर्थ, बेबी डिलीवर करने की प्रोसेस क्या कहलाती है, पार्चुरेशन। तो पार्चुरेशन का मतलब बेबी डिलीवर होने के बाद से लेके जो फर्स्ट 24 आवर है वो किस में आते हैं, इमीडिएट परपीरियम पीरियड में, व्हेन एक्यूट पोस्ट एनेस्थेटिक और पोस्ट डिलीवरी कॉम्प्लिकेशन में अकर। जब जो भी बेबी डिलीवर होने के बाद विदिन 24 आवर तक का जो ड्यूरेशन है, फर्स्ट 24 आवर तक, जिसमें पोस्ट एनेस्थेटिक और पोस्ट डिलीवरी के जो कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे, जैसे आपको पीपीएस देखने को मिल सकता है, यूट्राइन प्रोलैप्स देखने को मिल सकता है, तो ये क्या हो गया, इमीडिएट परपीरियम में आ जाएगा। फिर आता है अर्ली, जो कि 1 वीक तक डिलीवरी होने के बाद से लेके कब तक, 1 वीक तक चलेगा, तो वो क्या है, फर्स्ट वीक ऑफ पोस्टपार्टम और अर्ली परपीरियम। फिर आता है रिमोट परपीरियम, जो कि 6th वीक ऑफ पोस्टपार्टम पीरियड तक रहेगा, जिसमें बॉडी के जो ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्पेशली, रिवर्ट होंगे, तो वो क्या कहलाता है, रिमोट परपीरियम। नेक्स्ट है यहाँ पर द फेलियर ऑफ यूट्रस टू इट्स नॉर्मल साइजेज। तो यदि यूट्रस अपनी वापस से नॉर्मल साइज में रिवर्ट नहीं हो पा रही है तो क्या टर्म यूज किया जाएगा, ऑप्शन में इन्वोल्यूशन, सब इन्वोल्यूशन, रिट्रैक्शन, या फिर डी ऑल ऑफ दी अबव।
तो जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि जब यूट्रस प्रेग्नेंट स्टेज से नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में क्या हो रही है, रिवर्ट हो रही है, तो वो क्या कहलाता है, इन्वोल्यूशन। जब यदि ये रिवर्ट नहीं हो पा रही है तब क्या टर्म यूज़ किया जाता है, सब इन्वोल्यूशन। क्या टर्म यूज़ होता है, सब इन्वोल्यूशन। और जिसका मेन और एग्रीगेटिंग फैक्टर होता है, जो मेन रीज़न होता है वो होता है रिटेन्ड प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन, एंडोमेट्राइटिस और यूट्राइन सेप्सिस। बट सब इन्वोल्यूशन के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जिसमें से एक है ग्रांड मल्टीपैराइटी, मतलब आपके 2 या 2 से ज़्यादा हैं जो क्या हो चुके हैं, बच्चे हो चुके हैं, तो ग्रैंड मल्टीपैराइटी में आ जाएगा। ओवर डिस्टेंशन ऑफ यूट्रस एज इन ट्विंस और हाइड्रोमनियोस, तो ट्विंस और हाइड्रोमनियोस में भी हो सकता है। इल मैटरनल हेल्थ का मतलब है यहाँ पर कि मदर की जो कंडीशन है वो पहले से ही क्या रही, बीमार रही, तो वो हो सकते हैं। रेट्रोवर्जन आफ्टर द यूट्रस बिकम पेल्विक ऑर्गन, यूट्रस है किस वे में सिचुएटेड है, रेट्रोवर्जन वे में, और यूट्राइन फाइब्रॉइड। तो क्या होगा, रिस्क फैक्टर्स हो जाएंगे, बट एग्रीगेटिंग फैक्टर और कंफर्मिंग फैक्टर पूछते हैं सब इन्वोल्यूशन के लिए, तो वो होगा एंडोमेट्राइटिस, रिटेन्ड प्रोडक्ट ऑफ यूट्राइन फैक्टर, जो भी कॉन्सेप्शन के या तो कुछ ब्लड हो सकता है, कुछ लोचिया का कंटेंट भी हो सकता है, तो उनका बचा हुआ रहना, जिसके कारण सब इन्वोल्यूशन की प्रोसेस हो सकती है। सब इन्वोल्यूशन का मतलब है कि जो नॉर्मल ड्यूरेशन दिया जाता है 6 मंथ तक का, उसमें भी ऑर्गन रिवर्ट ना हो पा रहे हों। नेक्स्ट है यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट स्टिमुलेशन फॉर लैक्टेशन इज बाय, तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट स्टिमुलेशन होगा लैक्टेशन का वो कौन सा होगा, किसके द्वारा होगा, सॉरी, मेटक्लोप्रामाइड, सकलिंग, ब्रोमोक्रिप्टिन, या फिर पोस्टपार्टम हेमरेज और ब्रोमोक्रिप्टिन। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं कि लैक्टेशन की जो प्रोसेस है, लैक्टेशनल प्रोसेस में जो स्टिमुलेशन होगा वो किसके द्वारा होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट स्टिमुलेशन में होगा सक करने के द्वारा। जब बेबी ब्रेस्ट मिल्क के लिए निपल को सक करेगा तो वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन होगा। क्यों, क्योंकि उस टाइम पर जो हार्मोन्स एक्टिवेट होंगे, जिन हार्मोन्स के कारण क्या होगा, मिल्क का इजेक्शन होगा। तो यदि स्टिमुलेशन की बात की जाती है तो सकिंग करना, बेबी जब सक करेगा वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्टिमुलेशन माना जाएगा। यदि ब्रेस्ट मिल्क के लिए हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल हैं तो ऑक्सीटोसिन मिल्क इजेक्ट करने के लिए होगा, प्रोलैक्टिन मिल्क को बनाने के लिए, ब्रेस्ट मिल्क बनाने के लिए प्रोलैक्टिन, इजेक्ट करने के लिए ऑक्सीटोसिन, जिसको लेट डाउन रिफ्लेक्स भी कहा जाता है। अब जो लैक्टेशन की प्रोसेस होती है उसके स्टेप होते हैं, स्टेप बाय स्टेप पे प्रोसेस चलेगी, ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिक हो जाए सभी चीज़ें, तो इसमें कुछ स्टेप रहेंगे। फर्स्ट स्टेप होगी मेमोजेनेसिस, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद जब बेबी ब्रेस्ट फीड करता है तो ब्रेस्ट की साइज भी बढ़ जाती है, तो प्रोसेस क्या कहलाती है, ब्रेस्ट की साइज़ क्यों बढ़ती है, क्योंकि ब्रेस्ट का जो डेवलपमेंट हुआ है उसके कारण, तो मेमोजेनेसिस, जिसका मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट टू अ फंक्शनल स्टेट, कि नॉर्मल जो ब्रेस्ट साइज है वो बड़ी हुई है, क्यों, ताकि बेबी ब्रेस्ट फीड कर सके। फिर होती है लैक्टोजेनेसिस, लैक्टोजेनेसिस का मतलब होता है सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट एंड एल्वोलाई। लैक्टोजेनेसिस की प्रोसेस में जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो कौन से होते हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन। गैलेक्टोकाइनेसिस, गैलेक्टोकाइनेसिस में जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होंगे वो क्या होंगे, ऑक्सीटोसिन। यहाँ पर इस प्रोसेस को याद रखें। लैक्टोजेनेसिस का मतलब है सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट एल्वुलाई, तो यहाँ पर जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा वो होगा प्रोलैक्टिन। एंड गैलेक्टोकाइनेसिस में मिल्क इजेक्शन हो रहा है, मिल्क बाहर आ रहा है, तो ऑक्सीटोसिन। गैलेक्टोपोइसिस का मतलब होता है मेंटेनेंस ऑफ लैक्टेशन, मतलब बेबी ने जितना फीड किया देन आफ्टर जो कितना और मिल्क बनेगा, इस सभी चीज़ों को स्टेप क्या कहलाती है, गैलेक्टोपोइसिस। और इन्वोल्यूशन का मतलब होता है एट्रोफी ऑफ द पोस्ट लैक्टेशन, जो मदर 6 मंथ तक यदि ओनली बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाती है एंड देन 6 मंथ में 6 वीक में इन्वोल्यूशन का मतलब है कि वापस जो फंक्शनल स्टेट में ऑलरेडी ब्रेस्ट है बट उनकी साइज़ धीरे धीरे क्या होगी, कम होती जाएगी, तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगी, इन्वोल्यूशन। और रिग्रेशन एंड एट्रोफी पोस्ट लैक्टेशन। तो यहाँ पर आपके 5 से 6 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट स्टिमुलेशन क्या होगा, लैक्टेशन का, सकलिंग, जो हार्मोन्स और जो प्रोसेस होगी, तो जो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है मिल्क इजेक्ट करने के लिए फंक्शनल स्टेट में आते हैं तो मेमोजेनेसिस।
लैक्टोजेनेसिस, जिसमें प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करेगा, सिंथेसाइज करेगा मिल्क को और सीक्रेट करने के लिए आगे को बढ़ाएगा मिल्क। और गैलेक्टोकाइनेसिस में मिल्क का इजेक्शन होगा, गैलेक्टोपोइसिस में मेंटेनेंस होगा लैक्टेशन की प्रोसेस का, और इन्वोल्यूशन में वापस एट्रोफी होगी पोस्ट लैक्टेशन के बाद। नेक्स्ट है यहाँ पर अ केस ऑफ 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी विथ पेन एंड ब्लीडिंग, डायग्नोसिस इज। तो यदि एक ऐसा केस आया है जिसमें 28 वीक की प्रेगनेंसी है, जिसमें क्या हो रहा है, पेन हो रहा है और वेजाइनल ब्लीडिंग भी हो रही है, तो ये क्या है? ऑप्शन में प्री मैच्योर लेबर, थ्रेटेंड अबॉर्शन, प्लेसेंटा प्रीविया या फिर एक्सीडेंटल हेमरेज। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि 28 वीक की प्रेगनेंसी है, पेन हो रहा है और वेजाइनल ब्लीडिंग भी हो रही है, तो ये क्या है? तो यहाँ पर जितने भी जो ऑप्शन दिए हुए हैं तो उनमें से आपको मैं बता दूं कि जो राइट आंसर होगा वो होगा एक्सीडेंटल हेमरेज। क्या होगा? एक्सीडेंटल हेमरेज या फिर इंट्रापार्टम हेमरेज भी हम कह सकते हैं, क्योंकि आफ्टर दैट 24 वीक के बाद जो वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, पेन होगा, वो एक्सीडेंटल हेमरेज में आ जाएगा। और यदि यहाँ पर आपको लगता है कि प्लेसेंटा प्रीविया होगा तो नहीं होगा, क्योंकि प्लेसेंटा प्रीविया में जो ब्लीडिंग होती है भले वो 28 वीक के बाद हो बट वो पेनलेस होती है, आपको पेन है जो फील नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? प्लेसेंटा प्रीविया। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनता है वो होगा एक्सीडेंटल हेमरेज। क्या होगा? एक्सीडेंटल हेमरेज। प्लेसेंटा प्रीविया। और यदि इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं तो यदि यही चीज़ यहाँ पर कही जाती अ केस ऑफ 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी विथ पेनलेस, पेन नहीं होगा, पेनलेस ब्लीडिंग हो रही है, तब आप कहते प्लेसेंटा प्रीविया, बट यहाँ पर पेन वर्ड यूज है, दर्द हो रहा है, तो क्या एक्सीडेंटल हेमरेज कह सकते हैं हम, या फिर इंट्रापार्टम हेमरेज और एंटीपार्टम हेमरेज है जो हम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आफ्टर डिलीवरी द डोज ऑफ टैबलेट कैल्शियम कार्बोनेट एंड विटामिन D3 इज। तो डिलीवरी के बाद टैबलेट कैल्शियम कार्बोनेट और विटामिन D3 दी जाती हैं, तो कितना डोज होता है इसका? 1 टैबलेट अ डे फॉर 6 मंथ, 2 टैबलेट अ डे फॉर 6 मंथ, 2 टैबलेट अ डे फॉर 9 मंथ, या फिर 3 टैबलेट अ डे फॉर 6 मंथ। तो टैबलेट कैल्शियम कार्बोनेट और विटामिन D3 दी जाती हैं ताकि बोन्स वीक ना हो, ऑस्टियोपोरोसिस की सिचुएशन डेवलप ना हो, क्योंकि आफ्टर दैट डिलीवरी बेबी ब्रेस्ट फीड करेगा तो ऑलरेडी आप एज़ कम्पेयर टू प्रेगनेंसी के ज़्यादा वीक फील करेंगे। बोन्स डेंसिटी ठीक रहे तो उन सभी चीज़ों को, ऑस्टियोपोरोसिस को मैनेज करने के लिए जो टैबलेट दी जाती है वो क्या? कैल्शियम कार्बोनेट विथ विटामिन D3। कितनी दी जाती हैं? 2 टैबलेट्स अ डे फॉर 6 मंथ। कितना? 6 महीने तक है जो कैल्शियम कार्बोनेट और विटामिन D3 की टैबलेट दी जाती हैं। फिर ये मार्केट में अलग अलग ब्रांड से अवेलेबल हो जाती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन ऑल एक्सेप्ट। तो जो ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट है, जिसको हम स्ट्रेस टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, तो ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट कॉन्ट्रा इंडिकेट है सभी केस में बट किसी एक को छोड़कर। तो ऑप्शन में प्रीवियस टू सिजेरियन सेक्शन, हिस्ट्री ऑफ प्रीटर्म लेबर, ब्रीच प्रेजेंटेशन है, फिर प्लेसेंटा प्रीविया। तो ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट किया सभी में नहीं किया जाएगा बट किसी एक को छोड़कर। तो यहाँ पर जिनकी सिजेरियन सेक्शन हुए हैं, 2 सिजेरियन सेक्शन, प्रीटर्म लेबर की हिस्ट्री है, प्लेसेंटा प्रीविया है, तो उनमें ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पहले आपको ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्टर किया जाएगा, देन आपकी जो पूरे सर्वाइकल डायलेटेशन है, सभी चीज़ों को मेजर किया जाएगा कि बेबी एक्सेलरेशन है, डिसलरेशन है, किस टाइप से रिएक्ट हो रही हैं। तो यहाँ पर जिन केस में नहीं होगा वो क्या होगा? प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा प्रीविया, प्रीमेच्योर बर्थ, वासा प्रीविया, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, मल्टीपल जेस्टेशन, या फिर आपकी पहले सिजेरियन सेक्शन हो चुके हैं 2 या 2 से ज़्यादा, तो उस केस में नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ब्रीच प्रेजेंटेशन, सिफेलिक प्रेजेंटेशन, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। जो नॉर्मल प्रेगनेंसी है, टर्म प्रेगनेंसी है, उनमें जो ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट परफॉर्म किया जाएगा, बट जिन केस में नहीं होगा तो वो हो गए प्रीमेच्योर बर्थ, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीटोसिन को एडमिनिस्टर करना होता है टेस्ट के पहले, तो इसीलिए स्ट्रेस टेस्ट या फिर ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट नहीं किया जाता। किस केस में? जब प्रीमेच्योर बर्थ के कोई भी साइन हो, प्लेसेंटा प्रीविया के, वासा प्रीविया के, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस की सिचुएशन हो, या फिर प्रीवियस है जो आपकी सिजेरियन सेक्शन हुए हों तब।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग हीमोग्लोबिन वैल्यू डेनोट्स एनीमिया इन अ प्रेग्नेंट वुमेन। तो प्रेग्नेंट वुमेन में हीमोग्लोबिन का कितना लेवल होगा कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसके लिए क्या डेवलप हुआ है, एनीमिया। ऑप्शन में हीमोग्लोबिन 11%, हीमोग्लोबिन 12%, हीमोग्लोबिन 9% या फिर हीमोग्लोबिन 13%। तो फिर यहाँ पर एनीमिया की आपको स्टेज भी पूछी जाती है कि सीवियर है, मॉडरेट है, माइल्ड है। तो यहाँ पर ओनली एनीमिया पूछा है प्रेगनेंसी में, तो जब हीमोग्लोबिन वैल्यू लेस देन 9% हो जाए तब। तो यहाँ पर ये देखिए, एनीमिया प्रेगनेंसी में अकॉर्डिंग टू WHO के कंसीडर किया जाता है जब हीमोग्लोबिन की वैल्यू कितनी हो जाए, अकॉर्डिंग टू WHO के यदि हम मानते हैं तो लेस देन 11 ग्राम पर DL। कितनी, लेस देन 11 ग्राम पर DL से भी यदि कम हो जाती है, और हेमेटोक्रिट वैल्यू पूछते हैं तो लेस देन 32%। अब यहाँ पर माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और वेरी सीवियर कैटेगरी आती है यदि एग्जाम में। तो माइल्ड में जो हीमोग्लोबिन लेवल होगा वो 9 या फिर 9 to 10.9 ग्राम पर DL माना जाएगा, जो कि नॉर्मली ठीक हो जाता है। मॉडरेट में आता है तो 7 to 8.9 ग्राम पर DL हो जाएगा, सीवियर में 4 to 6.9 हो जाएगा, और वेरी सीवियर में लेस देन 4 ग्राम पर DL है जो हो जाएगा। तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन अकॉर्डिंग टू WHO के क्लासिफिकेशन पूछते हैं, तब आपको इस टाइप से आंसर देना होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी आइडेंटिफाइड एज हाई रिस्क। तो यहाँ पर GTPL स्कोर दिया हुआ है आपको, देन आपसे कहा गया है कि GTPL स्कोर है, और आपको यहाँ पर सिचुएशन भी बताई गई है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी कौन सी नहीं है, दैट मीन्स नॉर्मल प्रेगनेंसी है। ऑप्शन में है G2P1A0L1 38 वीक्स विथ प्रीवियस LSCS, G1P0A0L0 34 वीक्स विथ प्री एक्लेम्सिया, G1P0A0L0 38 वीक्स एंड हाइट इज 156 सेंटीमीटर एफ नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो हाई रिस्क में है वो क्या है, G2P1A0L1 38 वीक है एंड प्रीवियसली LSCS भी हो चुका है। प्री एक्लेम्सिया वाला भी हाई रिस्क में रहेगा। यहाँ पर जो नॉर्मल प्रेगनेंसी रहेगी वो क्या होगी, जिसका स्कोर फर्स्ट टाइम ग्रेविड है, पैराइटी 0 रही है, अबॉर्शन 0 रहे, लिविंग चिल्ड्रन भी 0 हैं, तो किस में आएंगे, नॉर्मल प्रेगनेंसी में आ जाएंगे, तो हाई रिस्क में नहीं आएंगे। और हाइट भी अच्छी है, 156 सेंटीमीटर है, तो ये क्या होंगी, नॉर्मल स्टेज में रहेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, C। हाई रिस्क प्रेगनेंसी में ऐसी प्रेगनेंसीज आती हैं जिसमें मैटरनल एज कितनी हो, मोर देन 16 ईयर और मोर देन 35 ईयर, सॉरी लेस देन 16 ईयर, मदर की एज 16 साल से कम हो या फिर 35 साल से ज़्यादा हो मैटरनल एज, तो ये हाई रिस्क में आएंगे। कोई भी क्रॉनिक डिसीज़ हो, चाहे ब्लड प्रेशर बढ़ता हो, डायबिटीज़ हो, कार्डियोवैस्कुलर हो, रीनल डिसीज या फिर थायराइड हो, तो ये भी आएंगे। प्री एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया आ जाएंगे। RH इम्यूनाइजेशन, आइसो इम्यूनाइजेशन आएगा। यदि प्रीवियस स्टिल बर्थ की हिस्ट्री रही है, मतलब कि डेड फीटस बार बार उनके जो बच्चे हैं यूट्रस में ही डेथ होते गए, वो आ जाएंगे। IUGR आ जाएंगे, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड बेबी आ जाएंगे, या फिर पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी रही हो, जो 42 वीक्स का ड्यूरेशन दिया जाता है, उसके 2 वीक और तक आगे ड्यू डेट गई हो, तो वो मल्टीपल जेस्टेशन, प्रीटर्म लेबर और प्रीवियस सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस है, जो जिसके कारण ये सभी प्रेगनेंसी किस में आ जाएगी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी में। नेक्स्ट इज इंसर्शन ऑफ PPIUCD इज डन आफ्टर डिलीवरी। तो PPIUCD का मतलब होता है पोस्ट पार्टम इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, डिलीवरी के कितने टाइम के बाद एडमिनिस्टर की जा सकती है। ऑप्शन में विद इन 72 आवर, विद इन 48 आवर, विद इन 7 आवर या फिर विद इन 14 आवर्स। तो जो इंसर्शन ऑफ PPIUCD है, डिलीवरी के कितने टाइम के बाद एडमिनिस्टर की जा सकती है, विद इन 48 आवर। 2 तरीके से होंगी, एक होती है पोस्ट प्लेसेंटल और दूसरी होती है इमीडिएट पोस्टपार्टम। तो पोस्टपार्टम IUCD यदि पूछा है तो विद इन 48 आवर आफ्टर डिलीवरी, यदि पोस्ट प्लेसेंटल पूछते हैं तो 10 मिनट आफ्टर एक्सपल्सन ऑफ द प्लेसेंटा, 10 मिनट आफ्टर एक्सपल्सन ऑफ द प्लेसेंटा। तो पोस्टपार्टम IUCD आपको यहाँ पर सिजेरियन सेक्शन में है, जो ट्रांस सिजेरियन सेक्शन होता है तब भी दी जा सकती है। पोस्टपार्टम 4 और मोर वीक्स आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के 4 वीक के बाद भी दी जा सकती है। बट यदि
इमीडिएट इस टाइप से आपको क्वेश्चन आता है डिलीवरी के तुरंत बाद, तो विदिन 48 आवर। पोस्टपार्टम पूछते हैं तो डिलीवरी के 48 आवर के अंदर, और यदि पोस्ट प्लेसेंटल पूछते हैं तो 10 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, न्यू नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल अवेलेबल इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। तो जो नई और नॉन हार्मोनल, जिनमें नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं वो कौन सी हैं गवर्नमेंट में फ्री कॉस्ट है जो अवेलेबल हैं। ऑप्शन में छाया, माला डी, माला एन या फिर अंतरा। तो जो न्यू नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल हैं गवर्नमेंट में सप्लाई की जा रही हैं तो वो क्या है, छाया। छाया जिसमें सेंटोक्रोमैन टैबलेट्स रहेंगी, जिसमें ट्वाइस अ वीक फॉर 3 मंथ तक है जो टैबलेट लेनी होगी। न्यू जो कॉन्ट्रासेप्टिव अवेलेबल करवाई गई हैं वो अंतरा प्रोग्राम। अंतरा प्रोग्राम में DMPA, डेपो प्रोवेरा, मेथॉक्सी प्रोजेस्टेट एसीटेट टैबलेट आएंगी, जिसमें एवरी 3 मंथ इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव रहेंगी, जिसमें प्रोजेस्टोन रहेगा। तो यहाँ पर DMPA, यदि आपको डेपो प्रोवेरा आता है, DMPA आता है, तो अंतरा प्रोग्राम के तहत आएंगी। आपको एग्जाम में अंतरा बस लिख दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि ये कौन सी है। तो हर 3 महीने में, एवरी 3 मंथ में इसको इंट्रामस्कुलर रूट के थ्रू इंजेक्ट करवाया जाता है, और इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में एक सिंगल है अंतरा। दूसरी आती है छाया, जो कि वंस अ वीक नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, वीक में एक बार खाना है। फिर आती है प्रोजेस्टोन ओनली पिल, जिसको मिनी पिल के नाम से भी कहते हैं, POP और मिनी पिल, जो कि लैक्टेटिंग मदर के लिए रहेगी। याद रखना है आपको, लैक्टेटिंग मदर और ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बेस्ट होगी वो होगी मिनी पिल और प्रोजेस्टोन ओनली पिल। तो यहाँ पर जो अंतरा है, अंतरा से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो अंतरा क्या है, इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव है, जिसमें क्या रहता है, प्रोजेस्टोन रहेगा। और यदि इसका ब्रांड नेम पूछते हैं तो यदि आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो शॉर्ट नाम से भी फेमस होती है मेडिसिन, DMPA और अंतरा। इसको जो जनरली जाना जाता है शॉर्ट या फिर डेपो प्रोवेरा के नाम से, तो डिपॉट मेड्रॉक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसीटेट और DMPA, जो कि मार्केट में अलग अलग नाम से आपको अवेलेबल हो जाएगी, बट मेन नाम होता है जो इसका अंतरा। अंतरा में क्या होता है, हर 3 महीने में एक डोज दिया जाता है, 150 mg पर ml के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो डोज दिया जाता है हर 3 महीने में। अपर आर्म और बटक्स में इंट्रामस्कुलर रूट के थ्रू ये डोज है जो दिया जाता है, जो कि प्रोजेस्टोन को रिलीज करता है और प्रेगनेंसी को स्टॉप करने में, कंसीव करने में क्या करेगा, स्टॉप करने में हेल्प करेगा। यहाँ पर एक और जो है माला एन और माला डी, तो इनमें से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में बनते हैं। पिल्स होती हैं जनरली जो कि गवर्नमेंट की सप्लाई में होती हैं, बट इसमें एक बेसिक सा डिफरेंस होता है जो एग्जाम में आता है आपको। तो हम देखते हैं माला एन और माला डी में क्या कंटेंट होता है। तो ये दोनों ही लेवोनोजेस्ट्रॉल का डोज है 0.15 mg और इथेनॉइल एस्ट्रॉइडल 0.03 mg रहेगा दोनों में, चाहे वो माला एन हो या फिर माला डी हो। दोनों में यदि रूट पूछते हैं तो ओरली ही ली जाती हैं पिल्स हैं, क्योंकि ये इनके जो पैकेज होते हैं उनमें कितनी मेडिसिन होती हैं, तो 28 पिल्स होती हैं, 21 ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, और जो 7 ब्राउन पिल्स होती हैं 60 mg फेरस फ्यूमरेट टैबलेट रहती हैं जो, तो 7 वो रहेंगी। टोटल पिल पूछते हैं तो 28 में आपको मार्क करना है। यदि ओनली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल पूछते हैं उसमें तो 21 ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव रहेंगी, और 7 आयरन जो फेरस फ्यूमरेट टैबलेट होंगी, तो उनमें कितना आयरन होता है, 60 mg फेरस फ्यूमरेट रहेगा। अब हम बात करेंगे कि जो माला एन और माला डी का एक छोटा सा अंतर है वो क्या है। तो माला डी हैं जो आपको 3 रुपीज़ पर पैकेट के हिसाब से मार्केट में अवेलेबल हो सकती हैं, बट जो माला एन है फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी, इनका कोई भी चार्ज है जो नहीं लिया जाएगा। चाहे PSC, अर्बन फैमिली वेलफेयर सेंटर, कहीं से भी आपको माला एन है जो फ्री सप्लाई होती है, बट माला डी 3 रुपीज़ पर पैकेट अवेलेबल होता है। 28 पिल्स रहेंगी दोनों में ही, 21 ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल और 7 है जो फेरस फ्यूमरेट टैबलेट होती हैं, और उसमें आयरन का कंटेंट होता है 60 mg, सॉरी फेरस फ्यूमरेट का कंटेंट होता है 60 mg। अब इनका जो केमिकल कंपोनेंट है वो क्या है, तो वो है लेवोनोजेस्ट्रॉल एंड इथेनॉइल एस्ट्रॉइडल। तो इस आपको ये माला एन और माला डी याद करके रखना, स्पेशली जो CHO या फिर स्टेट लेवल पे स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम देने वाले हों वो लोग, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन हैं जो आ सकते हैं। तो आई होप आपको आज की क्लास हेल्पफुल रहे, अच्छी लगी हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। ऐप को डाउनलोड कीजिए, अपने रिव्यू दीजिए,
एंड देन डेली मैं भी अपनी पूरी कोशिश करते जा रही हूँ कि उसमें डेली नया नया कंटेंट है जो ऐड किया जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। ऑफिशियल ऐप है, आपको प्ले स्टोर में इस टाइप से ही शो होगी, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, तो वहाँ से आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इस ऐप में आपके लिए खास चीज़ क्या रहने वाली है, स्पेशल चीज़ क्या रहने वाली है। तो यहाँ पर आपको पोलिंग दी जाएगी, एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, आप कितने % लोग यहाँ पर सही आंसर देते हैं वो रहेगा। पोस्ट जो होम पेज रहेगा वहाँ पर आपको ये चीज़ें शो होंगी, तो जो भी लोग डाउनलोड करें प्लीज़ पूरे पेज चेक कर सकते हैं कि आपको यहाँ पर क्या क्या अवेलेबल होगा। जो भी अपकमिंग वैकेंसी आती है उनके नोटिफिकेशन दिए जाएंगे। एंड यहाँ पर चैलेंजिंग क्विज रहेगा कि आप अपना चैलेंज किस टाइप से है, जो क्वेश्चन है जो किस टाइप से खेल सकते हैं। सैम्पल टेस्ट ले सकते हैं, फिर कंटिन्यू करके आप अपने क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। एडवांस्ड क्वेश्चन यहाँ पर अपडेट किए जा रहे हैं। सेकंड कैटेगरी है यहाँ पर सॉप, तो सॉप में आपको पूरी PDF अवेलेबल रहेगी। यदि यहाँ पर रेलवे RRB स्टाफ नर्स पेपर लिखा है तो यहाँ पर 2019 में जो पेपर हुए थे वो, उनके साथ साथ 5 से 6 जगह अलग अलग जगह रेलवे के पेपर हुए वो यहाँ पर ऐड किए हुए हैं। UPPSC के पेपर ऐड हैं जो 2017 में हुआ था और जो अभी 2020-21 में हुआ है। एंड CHO के पेपर अवेलेबल हैं, सभी पेपर अवेलेबल हैं, चाहे वो NHM के हों, कहीं के भी पेपर हों। एंड देन आपने कितने लोगों ने जो लीडर बोर्ड है वो भी यहाँ पे ऐड किया हो, कितने लोगों की कितनी स्कोरिंग भी यहाँ पर आपको शो होगी। अब मेन एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो चीज़ ऐड की गई है आपके लिए वो ये है कि आप इस ऐप में सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। इनकेस आप PDF परचेस नहीं करना चाहते हैं तो आप पूरे 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए वन टाइम पेमेंट देके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इवन 1 मंथ के लिए भी आप ले सकते हैं। तो यदि 1 मंथ वाले जो सब्सक्रिप्शन लेंगे 199 रुपीज़ में, तो आपको यहाँ पर जितनी PDF अभी जितनी अपडेट है, इवन जो सॉप कैटेगरी में भी है वो PDF, और जो अब अपकमिंग टाइम में इवन 1 मंथ में कितनी भी PDF अपडेट की जाएंगी वो पूरी PDF आप रीड कर सकते हैं। 1 मंथ वालों को डाउनलोड एक्सेस नहीं दिया गया है, बट जो भी लोग 6 महीने या 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, प्लान लेते हैं, तो उनको बहुत ही ज़्यादा सस्ता पड़ने वाला है। यदि 6 महीने का लेते हैं तो आपको 83 रुपये पर मंथ पड़ेगा, और 1 साल का लेते हैं तो 75 रुपये पर मंथ। बहुत ही कम रेट में आपके लिए पूरी PDF, मॉडल पेपर, हर एक चैलेंजिंग क्विज के रिजल्ट्स हैं, ऑल ओवर चीज़ों का एक्सेस आपको ओपन हो जाएगा। और आप लोग जितनी भी PDF से मतलब मेरा यहाँ पर वो है कि जो भी PDF यहाँ पे ऐड की जाएंगी, चाहे वो सॉप कैटेगरी में, यदि आपने 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लिया, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लिया आपने 899 रुपये में, तो आपको यहाँ पर जो PDF है 25, इवन यहाँ पर 100 क्वेश्चन पेपर तक ऐड कर दिए गए हैं। जो यहाँ पर यदि 280 रुपये की ये PDF दिख रही है आपको, तो यहाँ पर आपके एटलीस्ट 25 पेपर तक ऐड होंगे। यदि यहाँ पर UPNHM की बात की जा रही है तो यहाँ पर जो 4 पेपर रिसेंट में 11 दिसंबर और 4 दिसंबर को हुए वो DSSB ऑल ओवर, और इवन ये इतने ही नहीं, यदि आप 6 महीने या 12 महीने की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो अब जितने भी अपकमिंग टाइम में जो प्रीवियस पेपर हैं वो तो यहाँ पर ऐड किए ही जा रहे हैं। यदि आपके अपकमिंग टाइम में जो भी एग्ज़ाम होंगे वो भी यहाँ पर आपको ऐड कर दिए जाएंगे। तो 1 साल तक की लेंगे तो 1 साल तक आप, 1 साल तक में वो लास्ट डे तक जो भी पेपर होगा वो भी आपको यहाँ पर अवेलेबल करवाया जाएगा। और 6 महीने वालों को है जो 6 महीने तक एज यू विश, आप जो भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड कीजिए, आप अपने रिव्यू दीजिए, एंड सब्सक्रिप्शन प्लान है जो आप ले सकते हैं, जिससे आपको ईजिली